रीड आउट करवाना था, मुझे ये बोला। तो रीड आउट जो है कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, ये हम लोग देखेंगे आज के दिन। तुम लोगों को लास्ट टाइम सर ने मेरे ख्याल से ये चीज़ें तो करवा दी होंगी कि मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और उससे रिलेटेड जो कि पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस वगैरह वो कहाँ से आ रही होती हैं और वो चीज़ें हैं क्या। साथ ही साथ पुल इन वगैरह की भी जिक्र कर दिया होगा, तो मैं वहीं से ही फिर स्टार्ट करता हूँ कि वो चीज़ें हैं क्या। तो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैं जो दिखाने का चाह रहा हूँ, 2D व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन की थी हम लोगों ने, तो उस 2D स्ट्रक्चर के अंदर है क्या क्या चीज़ें। एक बैक प्लेट है जो कि मूव नहीं होती, फिक्स प्लेट होगी वो इलेक्ट्रोड, और एक मूविंग इलेक्ट्रोड है हमारे पास। साउंड प्रेशर की वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है नीचे वाला वो मूव होगा, उसको कंप्रेस करेगा या बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही होगी ये, ठीक है। तो यहाँ तो ये यूँ कुछ होगा, यहाँ तो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से कैपेसिटेंस चेंज वगैरह हमारे पास मिल जाएगी इन दो इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था इस मेम्ब्रेन का। अच्छा, इस 2D स्ट्रक्चर को अगर मैं मैकेनिकल मॉडल इसका बनाऊँ, मास स्प्रिंग डैम्पर के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो ये हमारे पास मेन जो है इलेक्ट्रोड, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये जो मेरे पास मेन इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास मूविंग मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये मूविंग मेम्ब्रेन का अपना कुछ मास वगैरह होगा, वो किसी चीज़ से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी किसी चीज़ से कनेक्टेड है। तो उस कनेक्शन की वजह से कोई इसके अंदर स्प्रिंग वाला इफेक्ट आ रहा होगा, यानी कि जब मैं इसको एक्सटेंड करूँ नीचे की तरफ या अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करूँ, तो ये अपनी तरफ वापस जाने की कोशिश करेगा जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो स्प्रिंग उसकी वजह से आ गया, इसका अपना मास होगा, बाकी बैक प्लेट तो वैसी ही वैसी लगी हुई है, उससे नहीं हिलना। परफोरेशन वगैरह किस लिए की थी, ताकि इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास इन दोनों के दरमियान हमारे पास वो चीज़ ना क्रिएट हो, एयर प्रेशर वगैरह अगर बीच में कोई होल वगैरह ना हो, परफोरेटेड कोई जगह ना हो, तो हमारे पास क्या होगा, जब ये प्रेस हो रहा होगा तो इसकी वजह से अंदर एयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एयर प्रेशर की वजह से ये मूविंग वाली साइड को मूव नहीं होने देगा और थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए परफोरेशन, ताकि यहाँ से और इन जगहों से एयर है वो रिमूव हो सके और ये फ्रीली आराम से मूव कर सके, ठीक है। तो ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हो गई। अच्छा, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कैपेसिटेंसेस मिल रही हैं। कैपेसिटेंस को वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने कोई सोर्स वगैरह कनेक्ट करूँगा, ताकि इन दोनों के दरमियान कुछ चार्ज वगैरह बिल्डअप हो, ठीक है। ये सोर्स वगैरह कनेक्ट करने की वजह से ना कुछ इफेक्ट्स वगैरह आते हैं। उसके ऊपर आने से पहले मैं तमाम फोर्सेस पहले देख लेता हूँ इसके अंदर, इस सिस्टम में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो एक तो एक्यूस्टिक जो मैं साउंड प्रेशर है उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होगी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि मैंने इसके साथ बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दी थी बाइस करने के लिए, ठीक है। तो बाइस करने की वजह से एक फोर्स डेवलप हो रही है, और मैकेनिकल फोर्स जो कि स्प्रिंग की वजह से जनरेट हो रही है। इन तीनों का एक सम जो है वो नेट फोर्स उस मूविंग प्लेट के ऊपर जनरेट हो रहा है, ठीक है। मेन जो अभी ये डिस्कस करने वाली बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे डिपेंड होती है कितना डिस्टेंस है हमारा दो प्लेट्स के दरमियान। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कभी देखी होगी। दो डिफरेंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान क्या फोर्स सप्लाई हो रही होगी, या तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे या रिपेल कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे। तो इसका कुछ फॉर्मूला होता था Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं इग्नोर करूं, और Q1 Q2 कुछ होता था, तो इन सबको अगर मैं इग्नोर करूं तो मेरे पास ये कुछ आ रहा है 1/r²। तो ये फोर्स जो है वो इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के इन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या है। अगर मैं इस प्लेट को देखूं तो इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, तो समीशन वमीशन भी लग जाएगा, तो ये बहुत डिटेल्ड हो गई, तो इसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ एक डायरेक्ट रिलेशन देख लें हम डिस्टेंस का, तो वो ये कुछ होता है इन दोनों के दरमियान कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी कम फोर्स, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास एक इशू आता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दूँ तो एक वक्त आएगा वोल्टेज की लिमिट क्रॉस, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो ये पुल अप हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड के साथ, यानी कि बिल्कुल चिपक जाएंगे ये दोनों
एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो उस वोल्टेज को जिस जिस पॉइंट के ऊपर ये पुल हुआ है, तो उस पॉइंट वोल्टेज को मैं पुल इन वोल्टेज कहते हैं हम लोग। तो पुल इन वोल्टेज की मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो मैं मैकेनिकल डोमेन के अंदर था, तो इस मैकेनिकल डोमेन को मैं किस तरीके से कन्वर्ट करूँगा उस डोमेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डोमेन में मुझे लेके जाना है। तो इलेक्ट्रिकल डोमेन में ले जाने के लिए जिस तरीके से हम क्यू पॉइंट सेट करते थे ट्रांजिस्टर्स वगैरह का, यानी कि मेरे पास ट्रांजिस्टर है, उसका ये कोई स्क्वायर लॉ है, मैं कोई क्यू पॉइंट उसका सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटी सी साइन वेव देता हूँ, वो एम्पलीफाई होकर यहाँ पे मिल जाती है मुझे, ठीक है। तो जिस तरीके से ये मैंने क्यू पॉइंट सेट किया है ट्रांजिस्टर का, उसी तरीके से क्यू पॉइंट सेट होता है इनका भी, और वो सेट में करवाते हैं हम लोग 22 वोल्टेज उसके ऊपर देके। मैं जितना ज़्यादा 22 वोल्टेज दूंगा उतना ज़्यादा मेरे पास इस सेंसर का आउटपुट रिजल्ट वगैरह निकलेगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। तो वो लिमिट एक थंब रूल 70%, जो भी पुल इन वोल्टेज है, लेट्स से वीपी 10 वोल्ट था, जो सर की थीसिस से ये सारी चीज़ें, तो सर की थीसिस में इस मेम्ब्रेन का पुल इन वोल्टेज 10 वोल्ट था, तो सर अप्लाई करते थे 7 वोल्ट कुछ इस मेम्ब्रेन को बाइस वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को सर ने पहले करवा दिया है सारी चीज़ें ये, और शायद ये मॉडल भी तुम लोगों को बनवा दिया है पहले ही सर ने मैम्स माइक्रोफोन का। तो इस माइक्रोफोन मैम्स का अगर मॉडल मैं देखूं तो इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, 2 पॉइंट्स हैं। मैं इसको शुरू से बना लेता हूँ, आसान होगी। मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक बैक प्लेट आ गया मेरे पास, और एक मेरे पास मूविंग मेम्ब्रेन वाली प्लेट आ गई, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने उसको कंसिडर कर लिए हैं, 2 प्लेट्स थी, प्लेट्स को मैंने 2 पॉइंट की सूरत में शो कर दिया। इन दोनों के दरमियान में एक कैपेसिटेंस होगी, उस कैपेसिटेंस को मैंने सी नॉट कह दिया, बेस कैपेसिटेंस, ठीक है। बैक प्लेट जो है उससे सबस्ट्रेट तक का, यानी कि किसी न किसी सबस्ट्रेट के ऊपर ये बना हुआ होगा पूरा स्ट्रक्चर, तो उस सबस्ट्रेट तक की एक कैपेसिटेंस होगी, ठीक है। वो कैपेसिटेंस को मैं CP1 कह रहा हूँ। इसी तरीके से मूविंग मेम्ब्रेन जो है उसका भी एक कैपेसिटेंस होगी सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। इन 2 सबस्ट्रेट की कैपेसिटेंस को CP1 और CP2 मैंने कह दिया। अच्छा, इसके अंदर जो है प्लस या माइनस CM, यानी कि कुछ ना कुछ मूविंग होने की वजह से कुछ ना कुछ इसमें कैपेसिटेंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी, डिपेंड वो किस साइड पे मूव कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ तो अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो कैपेसिटेंस कम हो रही है, इसके करीब जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ हो रहा होगा। इस चीज़ को अगर मैं अलग से बना दूँ, पैरेलल में ऐड हो रहा है ना, तो एडिशन वाली चीज़ को मैं अलग से इधर बना सकता हूँ CM लिख के, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा जो मॉडल था, इलेक्ट्रिकल मॉडल डेवलप हो गया इसका, यानी कि इक्विवेलेंट जो मेरा सेंसर है, ठीक है। अब इस सेंसर के ऊपर अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। मूविंग मेम्ब्रेन की साइड से मैं रीड आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इधर कितने डेवलप हो रहे हैं वो देखना चाह रहा हूँ। बाइस करने के लिए यहाँ पे मुझे VB कुछ अप्लाई करने होंगे, 22 वोल्टेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, ये जो मेम्स स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को मुझे कनेक्ट करना है किसी रीड आउट इंटरफेस के साथ। अब वो रीड आउट इंटरफेस मल्टीपल हो सकते हैं, किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से। तो आज के दिन हम लोग जो देखेंगे मेन टेक्निक वो है कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, ठीक है। ये होता क्या है इसके ऊपर तो थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन जब मैंने ये रीड आउट की ये चीज़ लगाई है तो इससे भी कुछ चीज़ें एडअप हुई हैं, वो पहले देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है, मैम्स माइक्रोफोन जो है हमारा, ये एक अलग सबस्ट्रेट पे बना होता है। जो जिस टाइम पे ये सर ने थीसिस वगैरह की थी, तो उधर उस टाइम पे ये सेंसर जो है एक अलग सबस्ट्रेट के ऊपर डेवलप हुआ था, और रीड आउट जो है वो एक अलग सबस्ट्रेट के ऊपर डेवलप हुआ था। इन दोनों को जो है फिर आपस में इंटीग्रेट किया था वायर बॉन्डिंग वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब रीड आउट इंटरफेस जो एक अलग सबस्ट्रेट के ऊपर डिज़ाइन हुआ है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया वायर बॉन्डिंग के थ्रू। अब इसकी भी एक अपनी कैपेसिटेंस होती है, पैरासिटिक्स कैपेसिटेंस। जो भी मैं रीड आउट लगा रहा हूँ, लेट्स से मैं एक बफर लगा रहा हूँ सिंपल, जो मेरे पास इनपुट पे होगा वही आउटपुट पे आ जाए, ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर। तो वो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो उस डिज़ाइन करने में मेरे पास क्या होगा, इसके इनपुट राउट कुछ होगा,
उस राउट की अपनी कैपेसिटेंस कुछ आएगी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। कुछ कैपेसिटेंस जो आएंगी वो उसकी आएंगी, जो यहाँ पे कुछ मॉसफेट बेस सर्किट लगा हुआ होगा, उस मॉसफेट सर्किट की भी अपनी कोई कैपेसिटेंस होंगी, गेट कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो ये सारी कैपेसिटेंस जितनी भी हैं उन सबको आपस में कंबाइन करके ना सीपी इन के नाम से शो कर दिया गया है। आर बाइस एक रेजिस्टर है जो कि यहाँ पर इस नोड के ऊपर एक डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट जनरेट करवाने के लिए लगाया गया है। अगर मैं ये आर बाइस लगाऊं नहीं तो मेरे पास क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर्किट तो कैपेसिटर बेस्ड है, तो इस नोड के ऊपर डीसी वोल्टेज तो कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अप्लाई जो किया है वो डीसी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कभी वोल्टेज ही नहीं आएंगे, ना डेवलप होंगे। तो वो जनरेट करने के लिए मुझे एक आर बाइस रजिस्टर भी लगाना है, ठीक है, ताकि बाइस वोल्टेज कुछ डेवलप हो सके डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट इस ट्रांजिस्टर का जो भी है जिसके ऊपर मैं ये रीड आउट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक की तो बातें हो गई। अच्छा आगे चल लेते हैं, आगे क्या है। अच्छा तो ये हमारा जो रीड आउट था ना, अब इस रीड आउट को मैं ये वायर बॉन्डिंग और ये सारी चीज़ें हटा के सिंपल सा अगर मैं इस सूरत में दिखा दूँ तो हम लोग इस सूरत में दिखा दूँ तो चलेगी बात, एक ही बात है। अच्छा इसके अंदर ये जो वी एन है ना, ये नॉइज़ है, बस इसको इग्नोर कर दो फिलहाल, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी आसान रहे, ठीक है। तो जब मैंने ये सर्किट देखा ना, तो इस सर्किट को देखते के साथ ही ना मुझे एक चीज़ नज़र आई, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में इसका कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। तो वो इफेक्ट क्या है, मेरे पास एक अदर कैपेसिटर लगा हुआ है और एक अदर रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि कुछ ना कुछ ग्राउंड है या एनालॉग ग्राउंड है, जो भी है इग्नोर करते हैं अभी। इस पॉइंट के ऊपर ना मैं रीड आउट करने चाह रहा हूँ, ठीक है, कुछ बफर लगा के रीड आउट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिया हुआ है, लेट से कोई साइन वेव दी हुई है या कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ सर्किट जो मैंने अभी बनाया है, ये सी और आर, ये सर्किट दिखने में मुझे जो लग रहा है ना, ये एक हाई पास फिल्टर है, ठीक है। हाई पास फिल्टर क्या, ये जो पीछे की तमाम कैपेसिटेंसेस हैं इन सबको कंबाइन करते हुए मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, और ये एक रेजिस्टर जो कि ये रहा, ठीक है। तो सी और आर ये दोनों चीज़ें आ गई, आउटपुट मैं इस नोट के ऊपर ले रहा हूँ, तो कैपेसिटर पहले लगा हुआ, आउटपुट अगर मैं रजिस्टर की नोट पे दूँ तो ये एक हाई पास फिल्टर होता है, तो हाई पास फिल्टर है तो इसका कोई हाई पास पोल भी होगा। इसके ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है, किसी को याद है? इतना सन्नाटा, 19 बंदे हैं और शदीद सन्नाटा। ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन किसी को याद है? कुछ ना कुछ ऊपर जीरो होते हैं, डिनोमिनेटर में पोल होगा, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं, फिर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, एस आर सी डिवाइड बाई 1 प्लस एस आर सी, ये कुछ होता है स्टार्टिंग में, यानी कि 0 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास एक ज़ीरो मौजूद है, और कहीं आगे की फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे पास एक पोल मौजूद है। यानी कि अगर इसका बोर्डे प्लॉट में डिज़ाइन करना चाहूँ तो स्टार्ट वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक ज़ीरो मौजूद है, ज़ीरो की वजह से मेरे पास 20 dB पर डेकेड ये राइज होना शुरू हो जाएगा, और ये उस वक्त तक राइज होता रहेगा जब तक कि मेरे पास हाई पास का पोल नहीं आ जाता। हाई पास का पोल की पोजीशन क्या होगी, 1/RC कुछ होगी, देख लेना। और ये ड्राइव किस तरीके से हुआ, सिंपल सा है, एक्स सी है 1/j⍵c, या एस सी ले लो, ठीक है, 1/SC हो गया, और बस वोल्टेज डिवाइडर लगाना है तुम लोगों ने, निकल आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जीरो की वजह से 20 dB पर डेकेड ये राइज कर रहा था, पोल की वजह से वो -20 dB डेकेड, तो दोनों स्लोप आपस में कैंसिल आउट हो गए, स्ट्रेट आ गया, ठीक है। तो जो कि अगर ये चीज़ इग्नोर कर दो तो पीछे वाला जो पार्ट है ना वो हमारा डिज़ाइन हो गया आउटपुट टीपी में, कोई हमारे पास स्टार्ट में ज़ीरो है, आगे चल के पोल आ गया। अच्छा इस पोल की वजह से ना हमारे पास कुछ इश्यूज आते हैं। जो मेन मकसद था इस सेंसर को डिज़ाइन करने का, वो मेन मकसद क्या था यार, कि मैं जो हूँ माइक्रोफोन को, जो माइक्रोफोन के ऊपर सिग्नल्स वगैरह आएंगे उसको रीड आउट करना है। तो हमें पता है साउंड का जो रेंज वगैरह होती है वो 20 से 20 के हर्ट्ज तक कुछ होती है, तो मतलब मेरे पास इनपुट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज कुछ आ गई।
यानी कि मुझे जो हाई पास फिल्टर का पोल रखना है वो लेस देन 20 हर्ट्ज कुछ रखना है, ठीक है। तो लेस देन 20 हर्ट्ज मैं एज्यूम कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, 1 हर्ट्ज एज्यूम कर लेता हूँ। 1 हर्ट्ज रखते हुए मैं कैपेसिटर और रेजिस्टर की वैल्यूज़ देख लेता हूँ क्या आएंगी, ठीक है। तो कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की अगर मैं वैल्यूज़ देखूँ, तो कैपेसिटर्स की अगर मैं ये वैल्यूज़ देखूँ ना जो सर्किट निकली हुई हैं, बैक प्लेट टू सबस्ट्रेट कैपेसिटेंस 30 पिको फैरड, मूविंग मेम्ब्रेन टू सबस्ट्रेट कैपेसिटेंस 3 पिको और 6 पिको, बेस कैपेसिटेंस यानी कि डीसी सी नॉट की वैल्यू 6 पिको है कुछ, ठीक है। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को देखूँ तो ये आपस में कंबाइन होकर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बन गई ना वो 100 पिको लेट से कंसिडर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 100 पिको का मतलब क्या हुआ, नैनो में कितना होगा, 0.1 नैनो ना, ठीक है। तो 0.1 नैनो फैरड कुछ हमारे पास ये कैपेसिटेंस बहुत ही ज़्यादा मतलब एज्यूम करते हुए आसान सी ताकि कैलकुलेशन भी हो, ये आ गई हमारे पास। और पोल की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 1/RC। मुझे अगर 1 हर्ट्ज रखना है तो डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए, तो सी ये रहा। रेजिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, 10 गीगा कुछ, 10 गीगा की रेजिस्टेंस मुझे डेवलप करनी पड़ेगी अपने रीड आउट साइड के ऊपर, ताकि मैं ये जो रजिस्टर लगा रहा हूँ ना बाइस करवाने के लिए मुझे इतनी बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि ये जो मेरे पास ऑडियो सिग्नल्स हैं वो तब आराम से रिसीव हो सके। 20 हर्ट्स के लिए होगा ये थोड़ा सा चेंज एडजस्ट वगैरह हो जाएगा, तो वो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा, मतलब मैं एक रफ आइडिया निकालना चाह रहा था। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास गीगास के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। अच्छा, जो हमारे पास इशू आता है वो यही आता है कि 10 गीगा की रेजिस्टेंस आईसी लेवल के ऊपर डेवलप करना बहुत ही मुश्किल काम है, मतलब नामुमकिन काम ही समझ लो। तो इसकी भी फिर मल्टीपल टेक्निक्स वगैरह होती हैं, तो वो टेक्निक्स क्या होती हैं ऊपर ऊपर से मैं कुछ बता देता हूँ। एक तो यहाँ तो सिंपल रजिस्टर लगा लो मेटल का, मतलब मेटल को मैं इस तरीके से चलाते रहूँ और एक वक्त आएगा ये गीगा बन जाएगा। तो उसके लिए फिर लेंथ जो होगी वो बहुत ही बड़ी रिक्वायर्ड होगी मुझे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, मेरा पूरा चिप इसी से ही गिर जाएगी। तो इसके लिए फिर ऑल्टरनेट कुछ सोल्यूशंस वगैरह निकालने हैं। तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन फिर ये हो सकता है कि मैं डायोड को रिवर्स बायस में लगा दूँ। तो डायोड को अगर मैं रिवर्स बायस में लगा दूँ तो डायोड के रिवर्स बायस में इम्पीडेंस वगैरह जो होती है वो गीगा या टेरास वगैरह के अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन टेरा ओम की रेजिस्टेंस आ जाने की वजह से अब मेरे पास हुआ क्या इशू, जो मेरे पास सिस्टम है ना 22 यानी कि ये 22 पॉइंट है, ये फिर जल्दी सेटल नहीं होगा। यानी कि मैंने अभी अपना सेंसर स्टार्ट किया है, सेंसर स्टार्ट किया तो इसको लेट से ये किसी फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ था, और जैसे ही सिस्टम को ऑन किया तो ये आप फ्लोटिंग पॉइंट से उठ के वापस नीचे आ रहा है जिस पॉइंट पे इसको होना चाहिए एक्चुअल में। तो इस पॉइंट तक आने में इसको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ चार्ज अपने से हटाना होगा, कैपेसिटर से रिमूव करना होगा। तो ये रिमूव ही नहीं करने देगा, 1 टेरा ओम्स की रेजिस्टेंस आ गई बीच में, तो सेटल होने में ना मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो सेटलिंग टाइम जो है मेरे पास इनिशियल टेस्टिंग यानी कि 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स वगैरह लेने में वो मुझे इश्यूज आएंगे उस टाइप के। तो एक टेक्निक ये होती है, कुछ टेक्निक्स ये होती हैं कि मैं मॉसफेट लगा लूँ उसका गेट ओपन छोड़ दूँ, ये भी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं हो सकती है। बाकी मॉसफेट एज अ रजिस्टर तुम लोगों को बनाने तो आता ही होगा, तो उससे भी कोशिश कर लेना बनाने की। तो खैर ये सारी टेक्निक्स हैं इस रजिस्टर्स को डेवलप करने की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और उसकी वजह से जो मसला डेवलप हुआ था वो भी देख लिया। अब आगे आगे आ जाते हैं। सिंपल अब मैं रीड आउट इसका देखना चाह रहा हूँ, नॉइज़ को इग्नोर कर देते हैं, नॉइज़ जाने दो यार, मसला है इसको, इसको भी ड्राइव करना देखेंगे कभी, सही है। तो इस वाले में तो खैर नॉइज़ सिंपल ही है, जो भी गेन बन रहा है उससे बस मल्टीप्लाई करा दो इस पूरी चीज़ का जो भी गेन है, ठीक है। तो खैर नॉइज़ को हम इग्नोर ही करते हुए चलते हैं। तो अब ये जो है हमारे पास जो सिंपल सा हमारा रीड आउट है, जिसमें मैंने इसको वोल्टेज फॉलोअर या सोर्स फॉलोअर बफर के तौर पे जो मैंने चीज़ लगाई है उसको लगाया, पीछे रजिस्टर 22 के लिए, CP इन CP2 C0 CM। अच्छा, ये RP एक रजिस्टर जो है
ये हमारे पास लीकेज रजिस्टर बस कंसिडर कर लो तुम लोग कि कुछ ना कुछ लीकेज होगी इसके दरमियान, बैक प्लेट और मूविंग मेम्ब्रेन के दरमियान। यानी कि अगर कुछ चार्ज होके बैठा हुआ है वो कैपेसिटर और मैंने उसका चार्ज डीसी को जो सोर्स लगाई हुई है उसके ऊपर वो रिमूव कर दी, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो सारी ज़िंदगी लेके बैठा रहे चार्ज। लीकेज होती है तो उस लीकेज को बीपी से शो कर दिएगा। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर करते हुए चलता है, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, तो इसकी डेरिवेशन कर लेता हूँ। उस डेरिवेशन से ये इक्वेशन खुद ही आ जाएगी, तो वहाँ पर देख लेंगे। इसको मैं भी स्किप करते हुए आगे चले जाता हूँ। ये डेरिवेशन पहले से लिखी हुई है तो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट आ गया अच्छा सा। इस सर्किट की मुझे डेरिवेशन करनी है, तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे पास दो नोड्स हैं, एक बैक प्लेट वाली नोड और एक मूविंग मेम्ब्रेन वाली नोड। ठीक है, और मेरे पास दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन कौन सी है, जब मेरे पास मेम्ब्रेन जो है वो मूव नहीं कर रही थी, यानी कि अभी मैंने सिस्टम अपना स्टार्ट किया है तो इसकी मूवमेंट वगैरह कुछ होगी नहीं। तो मूवमेंट नहीं होगी तो ये अभी रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो रेस्ट पे बैठने की वजह से तो मुझे एक चीज़ तो पता है, आउटपुट के ऊपर 0 वोल्ट जनरेट होंगे जब रेस्ट है। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ Q इक्वल्स टू सी वी लगाना, सिंपल सा। तो मेन जो मकसद है ना हमारा इस रीड आउट का, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट का, जो इस सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज पहली दफ़ा में स्टोर हो चुके हैं, यानी कि जिस टाइम पे ये रेस्ट पे था उस टाइम पे जितना भी चार्ज था वो मूव होने के बाद उतने ही चार्ज रहे। चार्ज अगर कांस्टेंट रहा, यानी कि ये अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, फिक्स कर दूं, तो कैपेसिटर के चेंज होने की वजह से यहाँ तो ऊपर जा रहा है यहाँ तो नीचे जा रहा है, मेरा वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी इक्वेशन ये Q इक्वल्स टू सी वी, उसी के ऊपर ये रीड आउट की मतलब बेस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, चार्ज को फिक्स कर दिया है और कैपेसिटेंस के चेंज होने की वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेन तो मूव हो रही है, कैपेसिटेंस तो चेंज हो रही है, उसके मूव होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज मेरे पास कुछ ना कुछ डेवलप होंगे। बस उस वोल्टेज को मुझे यहाँ पे रीड आउट करना है। ठीक है, इसी का मैं उल्टा काम भी कर सकता हूँ, वोल्टेज को मैं फिक्स कर दूँ। ठीक है, फिर क्या होगा, सी का क्यू के साथ एक रिलेशन बन जाएगा। चार्ज को मैं अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रही है तो चार्ज मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, एक रीड आउट टेक्निक ये भी है, कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट, कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज रीड आउट, CVCR। खैर अभी तो हम यही देख रहे हैं, जाने दो वो आगे की बातें, इसको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ तक हो गई बातें, कहाँ थे, हाँ, Q इक्वल्स टू सी वी लगा रहे हैं हम। तो Q इक्वल्स टू सी वी, मेरे पास दो नोड्स हैं, बैक प्लेट और मूविंग मेम्ब्रेन वाली नोड। इन दोनों नोड के ऊपर मैं अपना ये अप्लाई कर रहा हूँ, Q इक्वल्स टू सी वी। तो यहाँ पर अप्लाई करवा दो तुम लोग ज़रा। मेरे पास Q बैक प्लेट का वो कैसे निकलेगा, जब मैं इस पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ तो CM तो इनिशियली कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी मेरा मेम्ब्रेन मूव नहीं हुई है। ठीक है, मेम्ब्रेन मूव नहीं हुई तो मेरे पास CM की वैल्यू 0 हो गई। मेरे पास सिर्फ चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो एक इधर हो रहा है और एक नीचे हो रहा है। तो C0 मेरे पास कैपेसिटर नज़र आ रही है मुझे, और CP1 कैपेसिटर मुझे नज़र आया। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर्स आ गए। वोल्टेज मैंने कितना अप्लाई किया था, V22। ठीक है, जो भी 22 वोल्टेज मैंने अप्लाई किया था वो आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास QBP, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे पास चार्ज कितना डेवलप हुआ है वो मैंने इक्वेशन लिख दी। अच्छा, QMM मूविंग मेम्ब्रेन के ऊपर मेरे पास कितनी जनरेट हुआ है चार्ज, तो मुझे कितने कैपेसिटर्स दिख रहे हैं इस नोड के ऊपर, एक कैपेसिटर तो C0 दिख रहा है, दूसरा कैपेसिटर मुझे CP2 दिख रहा है। ठीक है, तीसरा कैपेसिटर मुझे क्या दिख रहा है, CPN। ठीक है, और वोल्टेज कितने डेवलप हुए हैं, 0 वोल्ट थे मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेम्ब्रेन अभी मूव नहीं हुई है। मेम्ब्रेन मूव नहीं हुआ तो आउटपुट पे वोल्टेज मेरे पास 0 डेवलप हुए हैं। तो यहाँ पर तो मेरे पास चार्ज कुछ भी नहीं है, इनिशियली जितना भी चार्ज था वो बैक प्लेट के ऊपर चार्ज अप हुआ है मेरे पास सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
लेट्स से कोई साउंड प्रेशर की वजह से ये हिला, या किसी बंदे ने आके इसको हिलाने की कोशिश की, ठीक है, तो जो भी हुआ, तो चार्ज जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही बड़ी रख दी, बहुत ही बड़ी, यानी कि बहुत ही लार्जर देन वन, जो कि अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में भी देख लिया, कोई टेरा शेरा में निकल रही है। तो इतनी बड़ी वैल्यू की वजह से हमारे पास क्या होगा, चार्ज लीकेज जो है वो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाती है, ठीक है। मिनिमम की वजह से हमारे पास क्या हुआ, चार्ज जो है इस पूरे सर्किट के अंदर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। लीकेज होती है लेकिन हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है, तो इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो मेरे पास लीकेज कुछ भी नहीं हुई, मूव होने की वजह से मेरे पास ये जो चार्ज हुआ था सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है नोड के ऊपर, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मेरे पास बैक प्लेट की एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, और मूविंग मेम्ब्रेन की भी एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। तो बैक प्लेट की इक्वेशन क्या है भाई मेरे पास, कहाँ था मैं, पता नहीं कहाँ था, सी नॉट प्लस सी पी वन प्लस, अब एक नया कैपेसिटर भी आ गया है, यानी कि अब ऊपर भी चार्ज जा रहा है, तो सी एम भी आ गया। कितना वोल्टेज दिया हुआ है, वी बी दिया हुआ है मैंने इस नोट के ऊपर, ठीक है। नीचे वाली नोट के ऊपर, यानी कि मूविंग मेम्ब्रेन वाली नोट के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, सी नॉट प्लस सी पी टू, ठीक है, प्लस सी पी एन प्लस सी एम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई और वी नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इस दफ़ा मेरे पास कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होंगे। चार्ज तो मैंने लीक आउट होने नहीं दिया, चार्ज लीक आउट नहीं होने दिया, और यहाँ पे चार्ज जीरो से ज़्यादा, मतलब मेम्ब्रेन मूव हुई है, यानी कि कैपेसिटेंस चेंज हुई है। तो अभी पीछे हम लोग देखते हुए आए, जब कैपेसिटेंस चेंज हुई है, चार्ज मैंने लीक आउट होने नहीं दिया है, तो वोल्टेज ही डेवलप हुआ। वोल्टेज इसी नोड के ऊपर डेवलप हो सकता है, दूसरी वाली नोड तो मेरे पास फिक्स्ड है वी बी के ऊपर, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैंने एक टैंक लगा दिया, वो टैंक इसको हिल नहीं दे रहा, तो यही वाली नोड हिल सकती थी मूविंग मेम्ब्रेन वाली, तो वो हिल गई, वी नॉट वोल्टेज डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं। अच्छा, अब इन दो इक्वेशंस के साथ क्या होता है, मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, जब मेरे पास मेम्ब्रेन हिली नहीं थी, ठीक है, यानी कि कोई मूवमेंट वगैरह नहीं आई थी, तो मेरे पास चार्ज, टोटल चार्ज मतलब क्या था, तो क्यू बी पी माइनस क्यू एम एम निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल चार्ज कुछ था, तो वो क्या होगा, सी नॉट, क्या है यहाँ, सी नॉट प्लस सी पी वन टाइम्स वी पी प्लस माइनस ज़ीरो, क्योंकि वो वाला चार्ज कुछ है ही नहीं एम एम के ऊपर, ठीक है। दूसरे वाले का चार्ज क्या है, थोड़ा सा ना, मतलब शॉर्ट सर्किट, छोटा आसान काम करते हैं ना, क्या है ये बदतमीजी, या या ठीक है जी, इस चीज़ को मैं अनग्रुप लिखना ना पड़े बस, ठीक है। यो या ये वाली वैल्यूज जो हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो ये कर देते हैं, कहाँ है ड्रॉप, हाँ अब आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, बाहर जा रही है तो इग्नोर करो। क्या किया है मैंने, ये बिफोर, ठीक है, और आफ्टर की इक्वेशन लिख रहा हूँ। आफ्टर यानी कि मेम्ब्रेन अब मूव हो गई है, मेम्ब्रेन मूव होने से मुझे क्या मिला, क्यू बी पी डैश माइनस क्यू एम एम डैश, ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई अभी नहीं कर रहा, ठीक है, तो आगे कर लेता हूँ। यहाँ तक तो हो गया, अब मुझे एक और चीज़ पता है, बिफोर और आफ्टर का अगर मैं ये करूँ, आफ्टर में से बिफोर निकाल दूँ, तो मेरे पास जो चार्ज, यानी कि डिफरेंस आया है, कुछ ना कुछ चार्ज ऐड अप हुआ है या रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना चार्ज ऐड होना देना चाहता हूँ, कांस्टेंट रखना है ना मुझे चार्ज को,
जितना बिफोर था उतना ही आफ्टर रहे, यानी कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, बिफोर आफ्टर के बराबर हो। तो बस इक्वेशन को दूसरी साइड पे लिखेगा है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन आई, तो इन दोनों की इक्वेशन जब मैं इंसर्ट करता हूँ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये मेरे पास बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू ये इतनी बड़ी है, तो मेरे पास होगा क्या, ए में से मैंने बी को माइनस करना है। आसान नहीं हो सकता थोड़ा सा क्या, इसके अंदर से मैंने इस चीज़ को माइनस करना है। क्यों है ये, ग्रुप क्यों बनते हैं, ठीक है, इसको माइनस करना है तो कर देते हैं। मतलब यार ये तीनों चीज़ें ना एक ही लाइन में लिखी हुई हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया मैंने। इसमें से ये चीज़ तो सब्ट्रैक्ट हो ही रही थी पहले, ये वाली क्वेश्चन, उसमें से मैंने इसको भी सब्ट्रैक्ट करवा दिया क्योंकि बी के अंदर माइनस हो गया वैल्यू। ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो मुझे क्या दिख रहा है, सी नॉट सी नॉट और सी पी वन आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, जब मैंने वी भी कॉमन लूँगा, ठीक है, वी भी कॉमन लिया तो मेरे पास क्या हुआ, सी नॉट और सी पी वन ये दोनों आपस में, इन दोनों के साइन नेगेटिव होंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, न्यू स्लाइड, फाइनल रिजल्ट मेरे पास बच जाएगा सी एम बी बी माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म, इरेजर इसको मिटा देते हैं, ये आ गया मेरे पास, इधर क्या है मेरे पास जीरो है, ठीक है। इक्वल्स टू के अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा यार, ये वाली पूरी टर्म जो है इस साइड की जो लिखी हुई है, ये वाली टर्म इक्वल्स टू के उस साइड पे चले जाएगी तो पॉजिटिव साइन बन जाएगी। उस साइड पे ले जाने के बाद मैंने उस साइड पे वी नॉट को रहने दिया, बाकी सारी टर्म जो कुछ भी थी वो डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या बचा मेरे पास, सी एम वी पी डिवाइड बाय सी नॉट प्लस सी पी टू प्लस सी पी इन प्लस सी एम, ठीक है। और ये मेरे पास वी आउट की इक्वेशन आ गई, जो कि डेरिवेशन के लिहाज से कहाँ गई, डेरिवेशन के लिहाज से यही आना चाहिए था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गई। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि सी पी वन वाला जो है ना टर्म, ये गायब हो गई सिस्टम में से। मेरे पास क्या क्या मौजूद है, सी नोट मौजूद है, सी पी टू मौजूद है, सी पी इन मौजूद है और सी एम मौजूद है, ठीक है, मेरी इस इक्वेशन में, आउटपुट की इक्वेशन में। और वी बी यानी कि जितना ज़्यादा मैं बाइस वोल्टेज लूँगा उतना ज़्यादा मेरे पास आउटपुट आएगा, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में भी देख लिया था, कहाँ पर, कहीं ना कहीं देख लिया था यार, 22 वोल्टेज में जितना दूंगा उतना ज़्यादा मेरे पास आउटपुट जनरेट होगा, ठीक है, क्यू पॉइंट सेट करते वक्त मैंने हमने देखा था, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैं 22 वोल्टेज दूंगा उतना ज़्यादा मेरे पास गेन मिलेगा, सेंसर का गेन, ठीक है। तो 22 वोल्टेज वही दिखा रहा है मेरे पास, इक्वेशन में वही आ रही है चीज़। अच्छा, मेन जो मैं अभी बता रहा था, सी पी वन क्यों गायब हो गया सिस्टम में से, यार 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो रही है।
अच्छा यार, मैं था कहाँ पे? हम्म, हाँ, मैं बता रहा था CP1 वाली टर्म जो है वो हमारे इक्वेशन में से गायब क्यों हो गई। उसका एक सिंपल सा रीज़न है। CP1 जो है वो एक फिक्स टैंक के साथ लगा हुआ है, उसके यानी कि दोनों टर्मिनल। ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ कनेक्टेड है और ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू यानी कि ग्राउंड यहाँ पे जो भी है एनालॉग ग्राउंड, वो दोनों फिक्स्ड वैल्यू हैं। तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज ना तो ऐड अप होगा, कोई नया चार्ज ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ना कुछ निकलेगा। बाकी सब एक फ्लोटिंग नोड के साथ कनेक्टेड है। ये भी एक फ्लोटिंग नोड है, ठीक है, आउटपुट की। ये मूविंग मेम्ब्रेन भी CM जो है वो भी एक फ्लोटिंग नोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे जितने भी हैं एक फ्लोटिंग नोड के साथ कनेक्टेड थे। तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास आउटपुट पर दिख रहा है। अच्छा, ये जब इक्वेशन मैंने ड्राइव हुई तो हमको क्या दिखा? ये हमारे पास CM के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि करना चाहिए, यानी कि जितना मैं इनपुट दूंगा उतना ज़्यादा मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। लेकिन ये हमारे पास इक्वेशन के अंदर ना ये डिवाइड में बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं। इस इन सबको अगर मैं कंबाइन करके मैं C टोटल भी बोल सकता हूँ इस चीज़ को। तो एक टोटल कैपेसिटेंस ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जो कि CM के मुकाबले में बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। लेट्स से इसका जो वैल्यू होती है, जो प्रैक्टिकल वैल्यूज जो होती हैं, 1 फेम्टो फैरड कुछ होती है, ठीक है, जो हम रीड आउट कर रहे होते हैं। 1 फेम्टो से 10 फेम्टो या 20 फेम्टो मैक्सिमम, ठीक है। तो फेम्टोज के अंदर होती हैं और ये कितना है पीकोज के अंदर। तो मेरे पास 1000 टाइम्स कुछ फर्क है इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज का। तो मेरे पास तो आउटपुट वैसे ही 1000 टाइम्स कम हो रहा है इन तमाम पैरासिटिक्स की वजह से। तो इन पैरासिटिक्स को किस तरीके से रिमूव करना है, उसकी टेक्निक्स वगैरह कुछ होती हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आते हैं। अभी जो है मैं एक काम करता हूँ कि इस चीज़ को ना केडेंस के ऊपर सिमुलेट करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि इस चीज़ से जो सिमुलेशन से मेरे पास रिजल्ट निकल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली सेम वही रिजल्ट आएगा, यानी कि जो इक्वेशन से रिजल्ट आया है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट होगा जो मेरे पास केडेंस से हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं उस पर शिफ्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर बस 2 और स्लाइड रह गई हैं और फिर तुम लोग आओ यहाँ से, सही है। तो केडेंस के ऊपर आ जाते हैं। यार इरफान, सर्वर वाले PC को एक्सेस दे देना स्क्रीन शेयर का भी। अच्छा, सही है, सही है, सही है। या स्टॉप शेयर। अच्छा जी, तो स्क्रीन आ गई है ना? हाँ जी, आ तो गई है। तो क्या कर रहे थे यार हम ये कह रहे थे कि ये ओपन करना है मुझे। पेंट। यार जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जो हमारे पास ये था ना स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बनी हुई होती थी हमारे पास, ठीक है। ग्राउंड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है CM, ठीक है। तो केडेंस के अंदर ना एक छोटी सी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? मेरे पास चेंज इन कैपेसिटेंस वाला कुछ है नहीं उसके अंदर, यानी कि कोई कैपेसिटर हो जिसके ऊपर कोई नॉब मेरे पास गिवन हो और मैं रन टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस चीज़ के लिए ना मुझे इसके किसी ऑल्टरनेट मेथड के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि मैं इसको सिमुलेट कर सकूँ। तो वो अल्टरनेट मेथड क्या होगा? तो उसके लिए ना मैं ये काम करता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा हम ब्रेक कर लेते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है।
ये जी, तो क्या कर रहा हूँ मैं चेंज इसके अंदर, सर्किट वही है एग्जैक्टली सेम टू सेम, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। बीच में मैंने एक एसी सोर्स लगा दिया साइन वेव, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके वोल्टेज जितने मैं वेरी करूंगा उसके रिस्पेक्टिव कुछ ना कुछ इसके अंदर चार्ज इंजेक्ट या रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ से मैंने उस सीएम को मैंने किस तरीके से रिप्लेस किया, तो उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि सर के थीसिस में भी गिवन है। वो मैं स्लाइड में ऐड करना भूल गया, लेकिन वो यही बना हुआ है, सर्किट एग्जैक्टली सेम ऐसे ही बना हुआ है। तो लेकिन उसकी कैलकुलेशन उसमें दिखाई भी नहीं है, तो वो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ओपन हो गया। अच्छा, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए ना हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल सा वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कहाँ से, Q इक्वल्स टू सी वी एक हमारे पास है सिंपल सा, ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास कैपेसिटेंस चेंज जो आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर, वो कितनी कैपेसिटेंस चेंज है, वो 1 फेम्टो फैरेड है, लेट्स से मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। और इसके रिस्पेक्टिव मैं कुछ निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 फेम्टो फैरेड मेरे पास मैक्सिमम कैपेसिटेंस चेंज ये आएगा, और मिनिमम तो कुछ भी आ सकता है, 0 से लेके 1 फेम्टो फैरेड तक कुछ भी चेंज, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मैं जो अप्लाई करूँगा अपने जो केडेंस के अंदर अप्लाई करूँगा वोल्टेज वगैरह, वो वोल्टेज मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ 10 वोल्ट कुछ, ठीक है। कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने। एक चीज़ और देख लेता हूँ मैं। वही चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए। अच्छा, इस स्लाइड के अंदर ना मुझे क्या दिखाना था, ये मेरा मेन है, ठीक है। तो ये अभी मुझे दिखाना था, इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं वो मैं कैडेंस के अंदर भी इंसर्ट करूंगा। तो अभी जो है मैं बात कर रहा हूँ पुल एंड वोल्टेज जो है सर के जो सेंसर था उसका 10 वोल्ट कुछ था। तो मेरी कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ी सी आसान हो, तो मैं जितना पुल एंड वोल्टेज है उतनी ही मैं बायस वोल्टेज भी दे रहा हूँ, ठीक है। वी पी आई, ठीक है, जितना है पुल एंड वोल्टेज जितना है उतना ही मैं वी बी रख रहा हूँ, ताकि मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो सिंपल रहे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सी तो मैंने एज्यूम कर लिया, मल्टीप्लाई किससे किया, 10 वोल्ट से, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 फेम्टो कूलम मेरे पास चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक सोर्स मौजूद है, वोल्टेज सोर्स। उस वोल्टेज सोर्स का क्या वैल्यू होगी वो मुझे मालूम करनी है, ठीक है। वैल्यू क्या होगी कि 10 फेम्टो फैरेड, उसमें 10 फेम्टो कूलम उसके अंदर चार्ज हो। और कैपेसिटर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कैपेसिटर मैं कह रहा हूँ लेट्स से 100 फेम्टो फैरेड मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। 100 फेम्टो फैरेड मेरे पास कैपेसिटर है, और चार्ज मेरे पास कितना था, 10 फेम्टो कूलम, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, फेम्टो से फेम्टो कैंसिल, इसलिए मैंने ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। 10 फेम्टो भी चूज कर सकते हो तुम लोग, कोई इशू नहीं है। वोल्टेज मेरे पास क्या जनरेट हो गया, 0.1 वोल्ट, ठीक है। तो 0.1 वोल्ट या 100 मिली वोल्ट, ये वोल्टेज मेरे पास जनरेट हो गया। तो मैं वो जो लगा रहा था ना, दो कैपेसिटर्स, और उसके दरमियान मैंने एक सोर्स लगा दी। इन कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या होगी, 100 फेम्टो फैरेड, क्योंकि मैं ये लेते हुए चला हूँ। और इसकी वैल्यू क्या होगी वोल्टेज सोर्स की, 100 मिली वोल्ट, ठीक है। ये पीक होगी, वी पीक, इसका भी 100 फेम्टो फैरेड, ठीक है। तो ये मेरे पास वो सर्किट बन गया। इसके नीचे वही मैंने सी नॉट लगा देना है, और बाकी जो सी पी इन वगैरह वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गई मेरे पास सारी बातें, तो सर्किट बना लेते हैं। एनालॉग लिप से कैप उठा लो, एक,
और क्या उठाना है? और मैं आइडियल सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो बाइस वगैरह करने के लिए जो रजिस्टर है ना, वो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो होता है एक बाइस रजिस्टर, वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है? तो बाइस रजिस्टर वो रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, जब मैं मॉसफेट्स वगैरह से कुछ बना रहा हूँ। तो अभी तो मैं वो लगा लेता हूँ, क्या है, आई वी सी वी एस। ठीक है, वी सी वी एस जो है ये एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, यानी कि इनपुट के ऊपर मैं जितना वोल्टेज दूंगा उतना गेन से मल्टीप्लाई वगैरह होकर मेरे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो वी सी वी एस जो है वो मैं एक बफर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसका गेन मैं सेट कर रहा हूँ पॉइंट लेट सपोज 95, आइडियली 1 होता है, मैं 95 सपोज कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चाहिए सप्लाई भी लगाऊंगा, उसके लिए लगा दिया। का वोल्टेज मैंने 10 सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा, साइन वी साइन का मैंने एम्पलीट्यूड 100 मिली। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 के, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं जल्दी। यहाँ तक हो गई चीज़ें। सही है जी, तो ये मेरे पास सर्किट बन गया जल्दी से। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज़ मैं इसको देखते हुए सेट कर देता हूँ। बैक प्लेट टू सबस्ट्रेट कैपेसिटेंस कितनी है, 30 फेम्टोफैरड। ठीक है, तो बैक प्लेट टू सबस्ट्रेट मैंने रख दी 30 पिको है ना, पिको फैरड, पिको फैरड है। ठीक है, तो ये 30 रख दिया। इसके अलावा मूविंग मेम्ब्रेन टू सबस्ट्रेट मेरे पास कितनी है, 3 पिको, इसको भी मैं रख देता हूँ। 3 पिको रख दिया इसको। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 6 पिको। ठीक है, डीसी कैपेसिटेंस एमएम और डीपी के दरमियान जो है, तो ये डीसी कैपेसिटेंस मेरे पास क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ 10 आ गए लेट से, यानी कि जो मैंने यहाँ पर मॉसफेट वगैरह लगाया हुआ होगा और राउटिंग कैपेसिटेंस वगैरह वो सारी मर्ज करके मेरे पास 10 पिको फैरेड कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई मेरे पास कंप्लीट। अच्छा, लेबल कर देता हूँ वी आउट वी नॉट और ए टाइम्स वी नॉट। ठीक है, मैं 2 लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वी नॉट, और आउटपुट पे जो है वो ए टाइम्स, यानी कि इसका गेन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आ रहा है, ए टाइम्स वी नॉट कह देता हूँ, तो ताकि मैं दोनों अलग अलग प्लॉट कर सकूँ। सही है, तो ये तो हो गया, हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, सेकंड से 3 वार्निंग्स हैं। वार्निंग चेक करने के लिए जी बटन होता है। ठीक है, जी फॉर गूगल। ठीक है, तो जी बटन से मैंने इस वार्निंग को ओपन किया। एक कह रहा है कि फ्लोटिंग नेट, और ये कह रहा है कि शोल्डर डॉट, यानी कि 4 चीज़ें एक पॉइंट पे नोड के ऊपर आके कनेक्ट हुई हैं। तो इसको अगर मैं हल्का सा ऊपर कर दूँ तो ये एरर खत्म हो जाएगा। और फ्लोटिंग के लिए बेसिक, नो कनेक्ट, हार्ड, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास सारी वार्निंग्स खत्म हो गई हैं। एफ बटन से फिट स्क्रीन हो जाता है। ये सारी चीज़ों में ADEL सारी सेटिंग हो चुकी हैं। अच्छा, ये मैं कैपेसिटर सेट करना भूल गया, दोनों को सिलेक्ट, ऑल सेलेक्टेड।
अनकट फैम2, ठीक है, ये दोनों भी अपडेट हो गए हैं और तो कुछ नहीं रहता है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता। सेव कर दिया है, एडिट 10 मिली की चला लेते हैं, ठीक है। मैंने 1 किलो दिया है तो 10 मिली में 10 साइकिल्स तो आ जाएंगी, तो ये काफ़ी रहेगा, पता है, ठीक है। तो ये हमने रन कर लिया। किसी के पास अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह है तो वो मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है आउटपुट वोल्टेज वगैरह कितना जनरेट होगा? फुल गायब सन्नाटा है। खैर, ये मेरे पास आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो गया, और ए टाइम्स वी नॉट थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 95 मैंने गेन रखा है, तो ए टाइम्स वी नॉट मेरे पास ये आ रहा है। मैं ए टाइम्स वी नॉट को नहीं देख रहा फिलहाल, मैं सिर्फ देख रहा हूँ वी नॉट मेरे पास आउटपुट कितना है। ए और बी बटन दबाया मैंने, ए और बी बटन से ये 2 मार्क लग गए इस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। मेरे पास 524 माइक्रो वोल्ट को जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो 524 माइक्रो वोल्ट जो जनरेट हो रहा है वो मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर ना वो सारी वैल्यूज डालूँ, यानी कि 1 एक्सपोनेंट -15 सी एन की वैल्यू हो गई, सी नॉट की वैल्यू मैंने क्या सेट की है, 6 शायद 6 पी को 6 एक्सपोनेंट -12, ठीक है। सी पी टू की है मेरे पास 3 एक्सपोनेंट -12, सी पी इन की है मेरे पास 10 एक्सपोनेंट -12 और सी एन की 1 एक्सपोनेंट -15, ठीक है। जब मैंने ये सब कुछ वैल्यूज इंसर्ट की और वी बी की वैल्यू 10 इंसर्ट की तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो एग्जैक्टली सेम ही आएगा जो ये निकला है। सीपी इन की वैल्यू, सीपी इन, अच्छा सीपी इन की 10 पिको 10 एक्सपोनेंट -12, आया? स्कीमेटिक है, अच्छा कौन सा? 1 एक्सपोनेंट, मैं खुद कर दे रहा हूँ, 1 एक्सपोनेंट ई का है, हाँ 1 एक्सपोनेंट -15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू आ गई है, इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। न्यूमरेटर कैलकुलेट हो गया, डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर देते हैं। कितना है डिनोमिनेटर में? सी नॉट मेरे पास था 6 एक्सपोनेंट -12, 6, और ये कितना था सी पी इन 6 3 9, 6 3 9 एक्सपोनेंट -12 हो गया, और सी एम कितना था, और सी पी टू 10 3 और 6 13 और 6 19 19, क्या याद है, 19 एक्सपोनेंट -12 प्लस ये कितना है 1 एक्सपोनेंट -15, ये वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर की। इस वैल्यू को मैं इनवर्स ले लेता हूँ 1/x और मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो मैंने 0.9, तो ये आ गया मेरे पास रिजल्ट 526 माइक्रो, ठीक है। पॉइंट को मैंने थोड़ा शिफ्ट किया उधर, तो 526 माइक्रो आ गया मेरे पास, जो कि इधर भी मुझे तकरीबन इतना ही दिख रहा है 524 माइक्रो वोल्ट, सही है ना। तो जो मेरे पास इक्वेशन मैंने ड्राइव की थी उससे वेरीफाई हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो सिंपल सा सर्किट है, ये रहा वो सर्किट जिसको हमने ड्रॉ किया, और ADEL उन लोगों को चलाने आता है मैक्सिमम,
सिमुलेट करने के लिए इस दफ़ा मैंने क्या किया है, एडिट में जाके ट्रांजिएंट ऐड किया है और स्टॉप टाइम बता दिया मैंने 10 मिली। ठीक है, 10 मिली बटन दबाने के बाद इनेबल पे चेक हो, बस ये देख लेना, ओके कर देना, रन पे क्लिक कर देना, सिमुलेट हो जाएगा ये जो कुछ भी है। सिमुलेट होने के बाद ये एक कैलकुलेटर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर कैलकुलेटर ना आ रहा हो तो टूल्स कैलकुलेटर इधर से भी आ जाता है। ठीक है, वीटी मतलब ट्रांजिएंट प्लॉट कर दो वोल्टेज का, किस नोट का। अब नोट सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास स्कीमेटिक पे आ चुका है, मैंने ये वाली नोट सेलेक्ट की तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आ गई। ठीक है, ये बटन जो है ये मेरा प्लॉट करने का बटन है, यानी कि जो भी मेरे पास अभी है वैल्यू वो प्लॉट कर दो। प्लॉट मैं अभी करवा रहा हूँ न्यू विंडो के अंदर, लेट से। ठीक है, न्यू विंडो में प्लॉट करवाया, ये आ गया मेरे पास। सही, प्लॉट को अगर मैं बंद करवा दूँ, अपेंड रहने दूँ, तो ये मेरे पास प्लॉट हो गया। सही है, यहाँ तक तो मेरे पास सारा मामला कंप्लीट है। और ये जो कर्सर मैं लगा रहा हूँ ए और बी बटन है, यानी कि मैं माउस लेके गया हूँ ऊपर वाली पीक की तरफ, ए बटन दबाया, नीचे वाली पीक की तरफ लेके गया हूँ, बी बटन दबाया, ये मेरे पास कर्सर लग गया। कर्सर से मेरे पास ये कुछ निकल के आ गया, डी एक्स और डी वाई की वैल्यूज। डी वाई असल में हमारा मेन मकसद है पीक टू पीक वोल्टेज कितना आ रहा है, जो कि वेरीफाई कर रहा है हमारे उसके साथ कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल सा जो रीड आउट है, कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज रीड आउट, सिमुलेशन के साथ हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस कौन कौन सी, एक ये है, ठीक है, ये एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस, ये तीनों पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस जो हैं ये एलिमिनेट हो जाए मेरे सिस्टम में से। तो एलिमिनेट करने के लिए ना कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो उन टेक्निक्स के ऊपर जाने से पहले मैं पहले देख लेता हूँ कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है अपना अकेले में। तो कैपेसिटर का बिहेवियर जो होता है उसके अंदर जब भी चार्ज चेंज आएगा, तो चार्ज चेंज की वजह से मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन में आ रहा था P1 क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज चेंज ही नहीं हो रहा था। तो मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि CP2 जो है उसके वोल्टेज जो है ना वो चेंज ना हो, या वोल्टेज चेंज ना हो, या तो दोनों साइड पे जो चार्ज ऐड अप हो रहा है वो इक्वल है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ ना तो मेरे पास क्या होगा, ये CP2 इक्वेशन में से गायब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाया, जो मेरे पास स्ट्रक्चर दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था ना, दो डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर, ये एक अलग सबस्ट्रेट पे बना हुआ है, ये एक अलग सबस्ट्रेट पे बना हुआ है। तो मैं मेरे पास ना एक एक्सेस मिल गया इस नीचे वाले कैपेसिटर के टर्मिनल का। ठीक है, तो इस टर्मिनल से मुझे फ़ायदा क्या मिल रहा है, मैंने अभी सिमुलेट करते वक्त क्या बोला था, ये जो है वो वी आउट ही है अगर आइडियली इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आउटपुट इस नोड के ऊपर वोल्टेज डेवलप हुआ है वी आउट, उस वी आउट को लेके मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ घुमा के। ठीक है, वी आउट को लिया वापस से ले जाके इसके साथ फीडबैक में दे दिया इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉसिबिलिटी आई किस वजह से, क्योंकि ये अलग सबस्ट्रेट में था। ठीक है, अगर अगला सबस्ट्रेट में नहीं है तो फिर और मसले हैं उसको किस तरीके से हरकत करने के लिए दोनों कैपेसिटर के मेरे पास टर्मिनल का एक्सेस हो तो कर सकता है। ठीक है, तो खैर उसकी कहानी तो छोड़ो अभी, यहाँ पे देखते हैं। आउटपुट तो मैंने फीडबैक लिया है और इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे फ़ायदा क्या मिला, इस नोड के ऊपर जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, ड्रॉ 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 अच्छा, मैं कह रहा हूँ इस नोड के ऊपर मेरे पास जो वोल्टेज डेवलप हो रहे हैं वी नॉट, वही वी नॉट वोल्टेज अब इस पॉइंट के ऊपर भी डेवलप हो रहे हैं, वो लेकिन बस ए टाइम्स वी नॉट है। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा वैल्यू यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, मेरे पास फ़ायदा क्या मिला, इस पॉइंट पे भी वी नॉट है, इस पॉइंट पे भी वी नॉट है, इन दोनों पॉइंट पे वी नॉट है, तो ये कैपेसिटर पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा मेरी इक्वेशन में। जो कि हमें इस इक्वेशन को जब मैंने ड्राइव किया, सेम वही ड्राइव का मेथड होगा, मतलब दो डिफरेंट मैं वो लूँगा। जब मेम्ब्रेन मूव नहीं कर रही थी तो मेरे पास क्या इफेक्ट आ रहा है, जब मेम्ब्रेन मूव करने लग गई तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है। ठीक है, चार्ज एड अप यानी कि चार्ज इंजेक्शन की, कहाँ कहाँ से चार्ज एंटर हो रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से फिर मेरे पास क्या आउटपुट वगैरह जनरेट हुआ। तो ये दो इक्वेशन बनाते हुए तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो तुम लोगों के पास ये आ जाएगा ड्राइव होके। इसके अंदर ना मैं नॉइज़ का फैक्टर इग्नोर कर रहा हूँ, लेट्स से नॉइज़ है नहीं सिस्टम के अंदर।
अगर होगी तो होगा क्या, नॉइज जो है वो भी फीडबैक होके एम्पलीफाई हो रही होगी, ठीक है। फीडबैक करके मैंने उसको भी बूस्ट कर दिया है, लेकिन मेन अभी मैं मकसद देखना चाह रहा हूँ CP2 का जो फैक्टर है ना वो एलिमिनेट हो जाए मेरे सिस्टम में से, ठीक है। तो ये कितना था, 3 पिको फैरेड कुछ था, तो 3 पिको फैरेड तो मेरे डिनोमीटर में से कम हो जाएगा इस हरकत करने की वजह से, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूँ और उसको लॉग ले लूँ 20 लॉग, तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ dB में गेन भी मिल जाएगा कि ये हमारे पास गेन कितना आता है, मतलब पहले मैंने कितनी वैल्यू दी थी और बाद में मेरे पास, यानी कि जब बूट स्ट्रैपिंग कुछ नहीं हुई थी और जब बूट स्ट्रैपिंग हो गई, वन टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग कहलाती है, मैंने सिर्फ एक ही टर्मिनल को बूट स्ट्रैप किया है। तो इस बूट स्ट्रैपिंग वाली टेक्निक की वजह से मेरे पास सिस्टम में इफेक्ट क्या आया, वो इफेक्ट ये आया कि कैपेसिटर जो है, पैरासिटिक कैपेसिटर, वो हमारे पास एलिमिनेट होगी सिस्टम में से, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं पिछली वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का रेशियो ले लूँ सिग्नल गेन का, ठीक है, नॉइस को अगर मैं इग्नोर करते हुए सिर्फ सिग्नल को कंसिडर करते हुए रेशियो ले लूँ, तो मेरे पास गेन भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डी। तो ये कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, बस ये तो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, बूट स्ट्रैप डिवाइड बाय जो विदाउट बूट स्ट्रैप वाली इक्वेशन थी, उन दोनों को एक दूसरे का डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। खैर वन टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग का ये एक थ्योरी या बैकग्राउंड वगैरह है, ठीक है। इस चीज़ को अब हम सिमुलेट भी करके देख लेते हैं, जो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ वो ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता। तो स्केप, अगर कुछ सेलेक्ट वगैरह ना हो तो स्केप दबा दो, ठीक है जी। तो इसको लिया है मैंने, इसको लेते हुए हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ, सही है जी। और ये ग्राउंड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फ्लोटिंग हो गई है, तो मेरे पास ये एक न्यू इक्वेशन वो सर्किट बन गया, ठीक है। इस न्यू सर्किट का कुछ ना कुछ अब रिजल्ट में चेंजेस आएगी, तो वो चेंजेस क्या आए, सेकंड से रन दोबारा कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इफेक्ट आया, ठीक है जी। तो रन तो हो चुका है। VT आउटपुट को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ, अपेंड मतलब जो लास्ट टाइम प्लॉट वाली विंडो खुली थी उसी के ऊपर ही प्लॉट कर देगा दोबारा से, अपेंड में ये होता है, ठीक है। तो अपेंड किया तो ये मुझे गेन दिख रहा है, येलो वाली वेवफॉर्म न्यू वाली है और रेड वाली मेरे पास प्रीवियस है, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है आउटपुट थोड़ा सा एम्पलीफाई हो गया, बूस्ट अप हो गया, ठीक है। वन टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग की वजह से मेरे पास 3 पिको फैरेड जो कैपेसिटेंस थी वो कम हो गई है, एलिमिनेट हो गई है सिस्टम में से, और इसकी वैल्यू जो है वो 615 माइक्रो तकरीबन आ रही है। ये भी वेरीफाई होना चाहिए इक्वेशन से, मैं कर नहीं रहा, लंबा काम है, ठीक है। खुद करके देख लेना तुम लोग। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। बहुत तेज तो नहीं जा रहा मैं, अच्छी बात है। 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। तो 1 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग देखी, उसको हम लोगों ने मतलब उससे फ़ायदा वगैरह क्या मिला वो भी देख लिया, उसकी इक्वेशन भी आ गई। ये इक्वेशन जो है इसकी डेरिवेशन तुम लोगों का एक असाइनमेंट होगा, इसकी डेरिवेशन करनी है और 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग की डेरिवेशन करनी है तुम लोगों ने, ठीक है। गेन भी निकालना है, कितना गेन आया डिग्री में इन टर्म्स ऑफ डिग्री, नॉइस को इग्नोर करते हुए, और आरपी भी इग्नोर कर लेना, नॉइज इग्नोर और आरपी इग्नोर, तो इक्वेशन ड्राइव कर लेना, सेम जगह इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो खैर 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग देख लेते हैं। 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग में हम लोगों ने हरकत क्या की, लास्ट टाइम हमारे पास ये जो टर्मिनल था, ये टर्मिनल हमारे पास फिक्स था और ये वाला टर्मिनल जो है वो फ्लोटिंग है, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसकी वैल्यू हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ यार मेरे पास सी नोट जो है ना वो भी इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाए, तो सी नोट एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस नोट को भी ना फ्लोटिंग बनाना पड़ेगा, और जितना मतलब ये वेरी कर रहा है उसी हिसाब से कुछ ये भी वेरी करने लग जाए, मुझे कुछ इस टाइप का करना है। तो हमने क्या किया, अभी ये जो सोर्स है ना ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये एक टैंक समझ लो, टैंक जो है वो फुल चार्ज दे रहा है, इसके अंदर हल्का सा भी अगर चार्ज लीक होने की कोशिश करता है तो फौरन प्रोवाइड कर देता है, बीच में कुछ इसको
रोकने वाला या टाइम वाला फैक्टर है ही कि थोड़ा सा स्लो चार्ज हो अगर वो भी। तो इसको स्लो करने के लिए मेथड को हमने क्या किया, इस वोल्टेज सोर्स को ना सेपरेट कर दिया किससे, जो मेरे पास ये था बैक प्लेट था, बैक प्लेट वाली नोड है, उसको सेपरेट कर दिया उसी रजिस्टर से जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। सेम वैल्यू का रजिस्टर होगा, ठीक है, यानी कि गीगा टेरा के और भी बड़ी वैल्यू जितनी लेना चाह रहे थे वो ये जो भी है। खैर उस वैल्यू का हमने यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, मेरी जो सोर्स है ना अब इसको चार्ज नहीं प्रोवाइड कर सकेगी फौरन ही, यानी कि जैसी चार्ज मूविंग मेम्ब्रेन की वजह से जैसी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो इस नोड से भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ ना कुछ हिलेगा। CP1 से भी वैल्यू हिल रही होगी, C0 से भी वैल्यू हिल रही होगी। तो जितनी रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट के ऊपर होगी ना व्हील MM वाली नोड के ऊपर, तकरीबन उतनी ही बैक प्लेट के ऊपर भी होगी। यानी कि मूविंग मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो हिलने की वजह से मेरे पास CM जनरेट हुआ है, डेल्टा C जो चेंज आया है, वो इफेक्ट इन दोनों नोड के ऊपर इक्वली कर रहा होगा, ठीक है, इक्वली कर रहा है। तो ये C0 का इफेक्ट भी मेरे इक्वेशन में से गायब हो जाना चाहिए। तो C0 का इफेक्ट जब मेरी इक्वेशन से गायब हुआ, ये वाली इक्वेशन थी, CP2 तो मैं वन टर्मिनल से गायब कर चुका हूँ, C0 भी मैं गायब कर चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ये इक्वेशन में आना चाहिए बच के, नॉइज इग्नोर, ठीक है। तो ये मेरे पास इफेक्ट आ गया जब मैंने 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग की, सही है ना। तो 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग से अब मेरे पास क्या बचा है, CPN की वैल्यू बची है और CM क्या है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इनपुट दूंगा उतना ज़्यादा मेरे पास आउटपुट वगैरह आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास अच्छा सा मॉडल। अच्छा, CPN जो है ना वो मेरे हाथ में है थोड़ा सा, क्योंकि रीड आउट मैं अलग से सब्सट्रेट के ऊपर बना रहा हूँ। तो मेरे हाथ में मैं उसके जो क्या कहते हैं, जो राउट वगैरह है उसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ करूँ, छोटा ड्रॉ करूँ, कोशिश ये करूँ ताकि कैपेसिटेंस कम से कम आए। जो मेरे पास इसका गेट कैपेसिटेंस है उसको कम करने की कोशिश करूँ, तो मेरे पास CPN भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में है इसकी वैल्यू भी, ठीक है, CPN की वैल्यू मेरे हाथ में, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। CP1 और CP2 जो है वो मेरे हाथ में नहीं था, वो जब सेंसर डिज़ाइन किया तो पहली दफ़ा में जो उसकी वैल्यू बननी थी वो बन गई, वो एडजस्ट नहीं हो सकती, ना ही C0 एडजस्ट हो सकता है। तो उसको सिस्टम में से एलिमिनेट करने के लिए बस ये टेक्निक्स कुछ लगाएं ताकि मेरे पास चार्ज जो है ना और वोल्टेज वो सेम रहे इनके अक्रॉस। तो सेम रहने की वजह से इनका इफेक्ट बिल्कुल ही गायब हो गया, ठीक है। ये जो इक्वेशन निकली गई है अप्रॉक्स निकली गई है, हम लोगों के पास शायद जो डेरिवेशन करके निकालोगे वो खतरनाक सी आ गई होगी, ठीक है जी। तो जो भी होगा देखते हैं आगे। इस चीज़ को भी अब हम सिमुलेट करके देख लेते हैं। मुझे क्या करना है, सिलेक्ट नहीं हो रहा तो एस्केप डिलीट ये वाली नोट, आई एनालॉग लिब रजिस्टर को मैंने ले लिया लेट्स से 1 टेरा, ठीक है, 1 टेरा ओम रजिस्टर हमने लेके लगा दिया इस चीज़ के ऊपर। चेक से क्लोज रन, ये बस इस नोट के ऊपर 4 चीज़ें हैं रहती हैं उसकी वार्निंग है। रन कर दिया, क्या करना है, रन करने के बाद प्लॉट करना है। तो प्लॉट के लिए मैंने ये लिया, प्लॉट कर दिया। ये मेरे पास ग्रीन वाला जो सिग्नल है, अब ये मेरे पास 2 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग का है, ठीक है। 1 टर्मिनल के मुकाबले में, 1 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग के मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफायर है, ठीक है। उसके रिस्पेक्टिव देखें, 9 टर्मिनल बूट स्ट्रैपिंग, सॉरी 1 टर्मिनल के मुकाबले में भी गेन मिला है और 0 टर्मिनल के मुकाबले में मुझे गेन मिला है कुछ ना कुछ, ठीक है। वो माइक्रो वोल्ट का जो सिग्नल था मेरे पास 500 माइक्रो, वो अब 800 माइक्रो को तकरीबन मिल गया, 797 माइक्रो, 300 माइक्रो का इजाफा आ गया मेरे सिस्टम में, 200 ठीक है, 300 माइक्रो वोल्ट ये मेरे सिस्टम में ऐड अप हो गया, ठीक है। तो ये गेन हो गया हमारा सिस्टम का। तो खैर ये था कंप्लीट जो कुछ भी है, मतलब
आज का लेक्चर यहीं तक ही था। कांस्टेंट चार्ज वोल्टेज वी टाउ, उससे रिलेटेड जितनी टेक्निक्स वगैरह थी वो डिस्कस करेंगे। आरजी को बनाने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आउटपुट को एम्पलीफाई या बूस्टअप करने के लिए जो टेक्निक्स थी वो भी हम देख ली हम लोगों ने। डेरिवेशन का मैं बता देता हूँ। डेरिवेशन जो है वो असाइनमेंट में होती है, वन टर्मिनल और टू टर्मिनल की डेरिवेशन, और इन दोनों का सिग्नल बूस्ट यानी कि इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, ये तीनों चीज़ है, इन का असाइनमेंट है। और क्या रहता है, और कुछ नहीं रहता। इन लोगों को केडेंस के ऊपर भी ये दिखा दिया है सिमुलेट वगैरह करके, बूस्टअप वगैरह भी करके दिखा दिया है। चलो खैर, इसको यहीं पे एंड करते हैं। किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है इससे रिलेटेड? भाई इरफान, आप इस कोर्स में है तो नहीं, आपने तो नहीं पूछना? ठीक है, तो एंड करें आप लेक्चर? इससे रिलेटेड जो है, जो टीचर है बुक के अंदर, वो बेजाद वाले में से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ये सर की थीसिस है, ये शेयर कर देता हूँ मैं, और ये जो मैंने एक गंदी सी स्लाइड बनाई है वो भी शेयर कर देता हूँ, एनोटेट हुई भी, ठीक है। ठीक होगी। तो इसके अलावा और कोई सवाल? मतलब ये जो डायग्राम्स बनी हुई ना, ये भी मैंने सर की थीसिस से जस्ट कॉपी की हुई है, एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक। चेंज नहीं किया है। और कुछ सवाल? जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब हेल्प चाहिए होगी तो हम आपसे ग्रुप पे पूछ लेंगे। ठीक है, चलो ये भी सही है। मुझसे टू टर्मिनल की, वैसे जब मैं खुद पढ़ रहा था ना, टू टर्मिनल की डेरिवेशन मुश्किलों से हुई थी, बहुत ही ज्यादा। तो ये देखते हैं, की चलो भी है, मैंने एक और कोर्स पढ़ा था उसमें की थी ये। चलो सही है। फिर एंड करें, और तो कुछ नहीं है ना?